25,000 के पार इस वक्त निफ्टी में कामकाज हम देख रहे हैं। और आज सुबह जब ट्रंकेटेड वीक की हमने बात कही थी, बुधवार का सेशन मार्केट हॉलिडे इंडियन मार्केट्स में होगा और गणेश चतुर्थी से ठीक पहले जब आपको शुभकामनाएं दे रहे थे, तभी हमने कामना की थी कि इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी हो और 25,000 के लेवल्स को वापस से हम टच करें और वहां से आगे तेजी की तरफ बढ़े। और देखिए सेकेंड हाफ तक वो होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर बढ़िया मजबूती, ऑलमोस्ट 150 अंकों की तेजी पर निफ्टी में कामकाज है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आप एक्शन देखेंगे। सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की तेजी है और बैंक निफ्टी भी धीमे धीमे ही सही लेकिन चाल चलने की तेजी की तरफ कोशिश जरूर कर रहा है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, उम्मीद यही करके चलते हैं कि ये पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रहे। आने वाले 1.5 घंटे में क्लोजिंग कॉल में आपके लिए क्या कुछ हम लेकर आएंगे, सबसे पहले ऑन द शो आपको बताते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपके सामने रखेंगे 2:05 पर, यानी कि यहाँ से चंद मिनटों में आपको बताएंगे कि आज इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए लेवल बेस आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पर होंगे, जहां मार्केट के एक्सपर्ट्स दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे तब हम समझेंगे कि इस वक्त मार्केट की दिशा देखते हुए, मार्केट की तस्वीर देखते हुए उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर आपके लिए ऑप्शन की एक दमदार रणनीति लेकर आएंगे। वहीं 3 बजे मार्केट एथरी में एक्सचेंजेस पर जो सारी खबरें, उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने होंगी। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, यानी कि जब 20 मिनट ही बचे होंगे मार्केट क्लोजिंग को, तब भी आपके लिए मौके तलाशने की कोशिश होगी। और इवेंट्स एंड क्यूज ट्रिगर्स काफी सारे इन दिनों बाजार में हैं, ग्लोबल मार्केट से भी और डोमेस्टिक मार्केट की भी, वो सब आपको बताएंगे। तो ये सब कुछ आने वाले 1.5 घंटे में एक्शन पैक रहने वाला है ये 1.5 घंटा। और बाजार की बड़ी बातें भी आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। इस वक्त मार्केट में सेंटिमेंट काफी अच्छे हैं। 25,000 के पार 133 अंक की तेजी, दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार, निफ्टी में बढ़िया मजबूती, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन, बेंचमार्क्स में भी तेजी। और इस वक्त अगर आप देखें लेवल बेस कामकाज, निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके लगातार हम आपको बोल रहे थे कि बाजार दे रहा है, तेजी का बाजार है, कन्विक्शन है, और वो कन्विक्शन अब जो है हमारे सामने रिफ्लेक्ट होता हुआ। बैंक निफ्टी में भी 87 अंकों की तेजी, वहां पर भी हम मजबूती की चाल देख रहे हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर की अगर बात करें, एक महीने की ऊंचाई पर आईटी इंडेक्स पहुंच गया है। परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 3% के गेन्स आप देखेंगे और पॉइंट वाइज तो अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 अंकों के नजदीक की तेजी आती हुई देखने को मिली है। रियल एस्टेट बास्केट में भी अच्छा खासा एक्शन है। डीएलएफ, शोभा लिमिटेड जैसे तमाम स्टॉक्स में अच्छी बढ़िया मजबूती, 2-2.5% की मजबूती के साथ ही सारे स्टॉक्स ट्रेंड करते हुए। और एक्सचेंज एंसलरी के स्टॉक्स जो आज विपरीत चाल दिखा रहे हैं। एंजल वन, बीएससी लिमिटेड, कैम, सीडीएसएल, इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3-3.5% तक के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में बिकवाली के पीछे की वजह और साथ साथ आपको टेक्निकली भी इनमें क्या करना चाहिए भी बुलेटिन में आगे बताएंगे। लेकिन ये बाजार की बड़ी बातें, और बड़ी बातों में सबसे अच्छा ये है कि मार्केट का अंडरटोन इस वक्त बुलिश नजर आ रहा है। बेंचमार्क, ब्रॉडर मार्केट्स सब कुछ बढ़िया तेजी दिखाते हुए, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज भी है। क्विकली बिग बजिंग मोमेंटम आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद 2:05 पर स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। बजिंग मोमेंटम तो हर तरफ है, लेकिन पेपर शेयरों में बढ़िया तेजी, एक अलग ही तरीके की तेजी। आज बाजार जो है खुले अच्छे थे, रैशनल अप्रोच था बाजार में। उसके बाद जब वॉलेटाइल मूव से तब भी पेपर शेयरों में अच्छी खासी तेजी, और इसके पीछे की वजह सबसे पहले तो स्टॉक्स देखें, 9-10% से लेकर 15% तक की तेजी देखने को मिली है। जेके पेपर का स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। और दरअसल ये जो वर्जिन मल्टी लेयर पेपर बोर्ड पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस को अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे हैं, उसका इंपैक्ट है जो कि पेपर स्टॉक्स में बढ़िया तेजी की चाल आप देख रहे हैं। मैसगांव डॉक, शिप बिल्डिंग और डिफेंस का खेमा, बाजार खुलने से पहले ये संकेत आपको दिए थे। हमने बताया था कि आज शिप बिल्डिंग स्पेस पर खास तौर से नजर रखिएगा और उसमें भी मैसगांव डॉक पर फोकस कीजिए, बिकॉज एक न्यूज फ्लो है जिसका इंपैक्ट नजर आ सकता है, वो दिख रहा है। 2% की तेजी, बड़ी डील को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। जर्मनी के साथ सबमरीन की एक बड़ी डील हुई है, जिसके चलते स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम, तेजी की चाल देखने को मिली है। स्टॉक वाइज मूव तो है ही, लेकिन थीम्स और सेक्टर्स कई सारे चल रहे हैं, तो वो आपके सामने रखना हमारे लिए जरूरी है। मेटल शेयरों की चमक आज बरकरार है, अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी। जिंदाल स्टेनलेस, हिंडाल्को, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक के तमाम स्टॉक्स 2.5 से लेकर 3.5% तक की तेजी आज तक दिखा चुके हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में क्या नहीं चल रहा है? आईटी में, आईटी मेजर्स में अच्छा खासा एक्शन है। मिड कैप आईटी कंपनियों में तेजी की चाल देखने को मिल रही है, और हम देख रहे हैं लगभग एक महीने के उच्चतम स्तर पर आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स गेन्स के साथ। ओरेकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फैसिस, विप्रो, इन्फोसिस, अगर आप देखेंगे पर्सिस्टेंट, टीसीएस, कोफोर्ज, यानी कि मिड कैप छोटी मझोली आईटी कंपनियां भी चल रही है और लार्जर आईटी प्लेस में भी बढ़िया
एक्शन देखने को मिला है। इस पर विस्तार से बातचीत भी हम कर रहे हैं, कंपैरिजन भी हो रहा है कि आईटी में कौन सा स्पेस चुने, लार्ज और बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां, छोटी मझौली कंपनियां। और एक सवाल अब भी वही खड़ा है कि ये आईटी सेक्टर ने साइडवेज मोमेंटम के बाद कमबैक किया है। सो इस कमबैक पर कितना कन्विक्शन दिखाना है, इस पर भी हमारी नजर लगातार एक्सपर्ट से बातचीत करते रह रहे हैं हम। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। बढ़िया तेजी। अभिषेक, आज सुबह जिस तरह के संकेत ग्लोबल फ्रंट पर मिल रहे थे, उम्मीद तो थी कि ठीक ठाक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट फर्स्ट हाफ से भी बेहतर नजर आ रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर और आईटी सेक्टर से पूरी तरह से सपोर्ट मिलता हुआ। सिर्फ आईटी ही नहीं, आईटी तो आउट परफॉर्म कर रहा है, बट अदरवाइज ऑल्सो सेक्टर वाइज काफी अच्छी तेजी है और इंडेक्स तो 25,000 के पार इस वक्त निकल गए हैं। यहाँ से ऊपर आगे तेजी के लेवल्स क्या नजर आते हैं? मानसी, हाँ बिल्कुल, सेकेंड हाफ में बाजार थोड़ा और रफ्तार पकड़ रहा है। और देखिए, आईटी की आपने चर्चा की। अगर हम इस महीने की बात करें, यानी कि अगस्त की बात करें, तो नेट करीब 3% के आसपास की तेजी है। 35,000 के लेवल थे, जो कि अब 36,400 के आसपास आईटी का इंडेक्स होना चाहिए, तो 3-3.25% के आसपास की तेजी हुई है। लेकिन उस 35,000 के लेवल में और 36,000 के लेवल में फर्क ये है कि तब हम बातचीत ये कर रहे कि एआई से मामला थोड़ा डिसरप्शन होगा। ये चर्चाएं थी कि भारत अमेरिका के बीच जो संबंध है, अगर और थोड़े तल्ख होते हैं तो क्या आईटी के लिए नेगेटिव होगा। तीसरी चीज़ ये थी कि अमेरिका में कंपनियां खर्च नहीं कर रही थी और ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो खर्च भी लौट आएगी। और अब ये रेट कट की बात जो चली है और जो डोविश स्टांस है जेरोम पावेल का, ये सारी की सारी चीज़ें ना आईटी कंपनीज का थोड़ा सा मूड चेंज कर तो रही हैं। लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। आईटी पर बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ बुलिश होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है स्टैगर्ड मैनर में अगर कोई बाइंग कर रहा है तो वो ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी हम देख चुके हैं। देखिए, अभी भी जो 52 वीक का हाई है ना, वहां से आईटी आप देखेंगे तो 47,000 का इंडेक्स था, हम अभी 36,000 के आसपास हैं। तो काफी लंबा सफर अभी तय करना है। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें मानसी, तो निफ्टी में हमने देखा था कि शुक्रवार को प्योरली प्रॉफिट टेकिंग आई थी और कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं थी। वीकेंड का मसला था, प्रॉफिट टेकिंग आ गई तो निफ्टी को हमने देखा कि 24,000 नीचे जाके क्लोज हो गया। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने रीगेन कर लिया 25,000 के लेवल पर। लेकिन जो 25,000 का लेवल है ना, बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आंकड़े जो संकेत दे रहे हैं, आप देखिए 25,000 के लेवल पर काफी हेवी कॉल राइटिंग हो रही है। लेकिन 25,000 ही वो लेवल है जहां पर पुट राइटर भी बहुत एक्टिव हैं। और अगर आप पुट में देखेंगे तो करीब करीब 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड पर अगर आप देखेंगे तो करीब 2.5 लाख। तो दोनों अपने कह सकते हैं कि अपने स्टांस को छोड़ने को तैयार नहीं है। मंदी के जो खिलाड़ी है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और बुल्स कह रहे कि नहीं, हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये बड़ी तगड़ी फाइट चल रही है। आज इंटरेस्टिंग होगा अगर 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी की मान लीजिए क्लोजिंग आ जाती है तो थोड़ी सी ना ये बाजार के लिए ना एक राहत का काम करेगी कि अच्छा ठीक है, मामला हमारा एक डैमेज कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बाजार में ये मुझे लगता है कि तेजी तब लौट के आएगी, उसका कंफर्मेशन तब हो जाएगा जब हम लोग जो पिछले हफ्ते की जो हाई से यानी कि 21 अगस्त को हमने देखा था कि 25,153 यहां तक निफ्टी गया था, उसको पार कर लिया। यानी कि 25,150 के लेवल को अगर पार करके बाजार सस्टेन करने लगा तो फिर हम जो पुरानी जो तेजी का माहौल चल रहा था उसमें लौट आएंगे। लेकिन आज अब देखेंगे ब्रॉड बेस्ड बाइंग है, सरकारी बैंक मीडिया को छोड़ दें तो आईटी की अगुवाई तो है। अब चूंकि आईटी का वेटेज भी है तो बाजार को ऊपर खींचने में सारे के सारे सेक्टर अपना काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में तेजी है, मेटल में तेजी है, ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी की सारी तेजी। तो निश्चित तौर पर आगे का माहौल तो अच्छा दिखाई दे रहा है। ये टैरिफ के बीच में अनिश्चितता होगी 27 अगस्त के आसपास की। और उसके बाद ना 27 अगस्त को हम देखेंगे कि ट्रंप की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आएगा भारत को लेके। अब वो क्या होता है ये थोड़े भविष्य की चीज है। ट्रंकेटेड वीक है, जैसा कि आप बता भी रही थी कि अब 4 दिनों का ही हफ्ता है, तो थोड़ी सी हो सकता है कि हम एक कॉशियस स्टांस देखें और वो होना भी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको तो डे टू डे इवेंट पर ट्रेड करना होता है। जो पोजिशनर जिनकी जो थोड़े लंबा सोचते हैं या फिर जो 3-4 महीने सोच रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात मुझे लग नहीं रही है। अगर आप निफ्टी को अब जो बचा हुआ सत्र है करीब 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास का, मुझे लगता है कि 24,900 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। और अगर ऊपर चढ़ता है तो ये 25,000 को पार करना थोड़ा सा ना मुश्किल है, बहुत
तगड़ी लड़ाई हो रही है और हम पिछले कुछ मिनटों से देख रहे हैं कि वहां पर बाजार एक ठहराव लेता हुआ दिख रहा है। 25,000 अगर ये क्रॉस करता भी है तो 25,100 के ऊपर हम बाजार को जाते हुए देख नहीं रहे हैं। आज हमने सुबह ये भी कहा था कि गिरावट पर खरीदारी करने की रणनीति सही रहेगी, तो कम से कम कह सकते हैं कि 100 पॉइंट के लिए 24,900 के आसपास निफ्टी मिला था और 25,000 का लेवल हम देख रहे हैं। 24,800 अगेन आई विल से कि उसके नीचे जाकर ही कोई गिरावट का संकेत आएगा। निफ्टी बैंक ने थोड़ा परेशान किया है मानसी निश्चित तौर पर, और दिक्कत ये है कि एचडीएफसी बैंक जो पहले टिक रहा था करीब 2025-30 रुपए के भाव पर, वो वहां से गिर के 50-60 रुपए नीचे आ गया है। अब वहां पर थोड़ी कशमकश की स्थिति है। एसबीआई चल नहीं रहा है। आईसीसी बैंक की बात करें तो आईसीसी बैंक आज फिर से प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, 1400 रुपए के आसपास के भाव। तो ये 2-3 बैंकों का जो कंसंट्रेशन है ना, थोड़ा सा नकेल कस के रखे हुए हो। और अगर आप देखेंगे लास्ट वीक के मंडे के हाई से, तो अभी भी आपको 1000 पॉइंट नीचे दिखेगा। तो 55,000 ये सपोर्ट का लेवल है। अगर ये मान लीजिए, उम्मीद करते हैं कि ये बचा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 55,500 के बाद रेजिस्टेंस को पार कर लेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए निफ्टी में ना, मतलब निफ्टी में अगर निफ्टी में मौके बन रहे हैं तो निफ्टी बैंक को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। किसी की अगर पोजीशन है तो ठीक है, 55,000 का आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। लेकिन आगे को लेकर मैं बुलिश हूं। अगर किसी का स्टांस मान लीजिए 2 से 3 महीने का होना, तो मुझे लगता नहीं कि निफ्टी बैंक बहुत कोई खराब स्पेस में है। आईटी में पैसा आ रहा है, और आईटी और बैंकिंग, अगर एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग मान लीजिए होनी है, और एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रिगर आ गया है सितंबर में, मान लीजिए फेड अगर दरें घटाता है, तो वहां से थोड़े बॉन्ड से पैसे फ्री होंगे, और वो कहां पर आएंगे, इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकते हैं, जिसकी की पूरी उम्मीद है। तो यहां पर एफआईएस थोड़ा इंतजार करा रहे हैं, थोड़ा हमारा धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि वो उनकी बाइंग आएगी और फिर बैंकिंग को भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी जीएसटी की जो खबरें हैं ना, ये बैंकिंग फाइनेंशियल को सपोर्ट करने का काम करेंगे। फाइनेंशियल थोड़ा पहले चल रहे हैं, हो सकता है कि बैंकिंग बाद में चलेंगे, बट आप फाइनेंशियल को और बैंकिंग को अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि जो एनबीएफसीज है ना, वो सारे के सारे बैंकिंग पर डिपेंडेंट है। मैंने सुबह भी यही कहा था और मेरा अभी भी यही मानना है। थोड़ा सा लगाड़ है, क्योंकि पैसे कहीं और बन रहे हैं, तो जहां पैसे बन रहे हैं ट्रेंड के साथ जाइए, और निफ्टी एक बेटर स्पेस में है। 25,000 देखते हैं कि आज क्लोजिंग कहां होती है, 25,000 के ऊपर या 25,000 के नीचे, ये एक देखने वाली चीज जरूर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, और हाँ, अंडरटोन बुलिश है, कन्विक्शन है, लेकिन वक्त वक्त पर जो स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं उन्हें ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि लेवल बेस्ड कामकाज जब मार्केट में हो रहा है, इंडिसेस में जब हम देख रहे हैं कि वॉलेटिल ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई गलती आपसे ना हो, और इसी वजह से हम रिसर्च कर स्ट्रैटेजीज आपके सामने रखते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और मार्केट पर अपना नज़रिया शेयर करते हैं, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हरीश जजारे हैं हमारे साथ और निमेश ठाकर भी जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। निमेश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को। गणेश चतुर्थी वाला हफ्ता शुरू हो चुका है और फेस्टिविटीज की शुरुआत, और गणेश चतुर्थी से ठीक पहले हम देख रहे हैं आज हफ्ते की शुरुआत अच्छी नजर आ रही है। गुड आफ्टरनून मानसी, डेफिनेटली गणेश चतुर्थी आ रही है और भगवान गणेश को प्रार्थना है कि ट्रम्प साहब को कुछ सद्बुद्धि दे, और ये जो मार्केट में बेकार की जो अनसर्टेनिटी बनाए रखते हैं न्यूज ड्रिवन, उसको कहीं ना कहीं अगर कम करेंगे तो मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए अच्छा रहेगा। वैसे देखे जाए तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है निफ्टी का, और मेरा मानना है कि अभी देखिए एक अनाउंसमेंट की बात है, और ये ट्रिगर होने के बाद निफ्टी के अंदर हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जैसे अभिषेक जी ने बताया 25,150 का एक क्रुशियल लेवल है। जैसे ही 25,150 के ऊपर निकलता है तो मेरा मानना है कि वहां से हम लोग जो है वो एफआई की जो शॉर्ट पोजीशन है वहां से शॉर्ट कवरिंग मूव देखेंगे। तो और फिलहाल अभी ये आज का सेशन और कल का सेशन निफ्टी एक रेंज के अंदर कारोबारी करेगा, कोई बड़ी मूवमेंट आएगी ऐसा नहीं लग रहा है, और रेंज बाउंड ट्रेड लेना पड़ेगा निफ्टी के अंदर अगर आपको ट्रेड लेना है तो, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के काम करना चाहिए। आज के सेशन में मेरा मानना है कि आईटी एज ए सेक्टर वाइज काफी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और जिसके अंदर हम लोग पूरे सेक्टर को यहाँ से अच्छा बाइंग आते हुए दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एलटीआई माइंड का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास कंसोलिडेट हुआ है, और आज का की बात करें तो पिछले 3 दिनों से 5,250 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है पूरे दिन। तो मैं यहाँ से एलटीआई माइंड को बाय रिकमेंड करता हूँ। नीचे की तरफ 5,250 का स्टॉप लॉस रखना है, और मेरा मानना है कि ऊपर में 5,550 तक के लेवल
LTI माइंट्री में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो डिक्सन टेक के ऊपर है। डिक्सन टेक के अंदर अगर लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो 17,000 के एक लेवल था जहां पर स्टॉक काफी बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और उसके ऊपर नहीं जा रहा था। आज के सेशन में हम लोगों ने इंट्राडे में जो है वो एक 17,000 के ऊपर सस्टेन भी होते हुए दिखा है। मेरा मानना है कि अगर आज का हाई 17,300 ब्रेक करता है तो वहां पर बाय करना है। कंडीशनल बाय है, 17,300 के ऊपर लेना है, 16,900 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। और मेरा मानना है कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो स्टॉक को एक बड़ी अपमूव देखने को मिल सकती है। तो जो टारगेट रहेगा वो 18,400 तक का रहेगा। एक पोजिशनल बाय है तो अभी 17,150 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 17,300 के ऊपर स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंडेशन करता हूँ डिक्सन टेक के अंदर। ठीक है, 17,300 के ऊपर बाइंग करनी है आपको। ये कंडीशनल कॉल है, इसको आप जरा ना मेंशन कर दीजिए कहीं कि 17,300 के ऊपर, यानी कि यहाँ से 150 रुपये और चल जाए तो आप खरीदिए डिक्सन टेक 18,400 के टारगेट के लिए, 16,900 रुपये का स्टॉप लॉस। और अभी लास्ट वीक आई थी शुक्रवार को ही मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, 22,300 या 22,600 के वो टारगेट दे रहे थे। तो डिक्सन टेक हमने देखा था कि 14,000 के नीचे जाने के बाद ना बहुत गजब का रिवर्सल इस शेयर ने दिया है। और LTI माइंट्री ये आप चुन लीजिए IT स्पेस में 5,500 के टारगेट के लिए, छोटा ही टारगेट हम देखेंगे। और 5,250 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, तो नजदीक का स्टॉप लॉस बिल्कुल डिक्सन आपको LTI माइंट्री के लिए। तो LTI माइंट्री और डिक्सन टेक निमेश जी की राय। और निमेश जी ने ये भी कहा कि भगवान ट्रंप को सद्बुद्धि दें, लेकिन निमेश जी दिक्कत यही है ना कि अब जिसकी हम पूजा करते हैं तो बुद्धि तो उसी को मिलेगी। अब ट्रंप ये भगवान गणेश की पूजा तो करते नहीं, तो लगता है कि नहीं एक बार व्हाइट हाउस में ना ये करवानी पड़ेगी गणपति की स्थापना, एक बार कोशिश करते हैं, या फिर किसी तरह से भारत आ जाए तो हम गणपति जी लाल बाग के दर्शन करवा दें उनको, सद्बुद्धि आ जाएगी फिर। लेकिन चलिए जब तक नहीं होता है तब तक काम चलाते हैं ऐसे ही। लेकिन हरीश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक्स कौन से हैं, आप कहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया सही बताया कि निफ्टी में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, जो लेवल है क्रिशियल रेजिस्टेंस के पास, जो 25,100 के आसपास जो है उसके ऊपर निकलना जरूरी है इंडेक्स को। तो तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है। तो तब तक के लिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है आज के लिए। पहला है कि लास्ट कुछ दिनों से हमें देखने मिल रहा है कि न्यू जनरेशन स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। उसी में से मेरा नया एक स्टॉक है नायका। अगर नायका में देखा जाए तो देखिए लास्ट एक क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में, और मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस हाइस थे वो निकाल चुका है स्टॉक और आज के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड भी कर रहा है। कंटिन्यूस लास्ट 3 दिनों से एक वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि नायका में बाय करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के और 265 के लिए टारगेट्स बनते हैं शॉर्ट टर्म मेरे, और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 220 का, और बाय करना चाहिए नायका करंट लेवल से भी, और 265 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक है मेरा रडार पे जो है आयशर मोटर्स। देखिए ऑटो सेगमेंट में बिल्कुल लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन में था, तो मुझे लग रहा है कि वापस फिर से वहां पे मोमेंटम बिल्टअप होते नजर आ रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में आयशर में देखा है तो एक शानदार वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग इंट्राडे सेशन में ही। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं आयशर मोटर्स में। मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 6,250 के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5,860 का। ठीक है, 5,860 का स्टॉप लॉस होगा आयशर के लिए, 6,250 के टारगेट हो गए। ये आयशर तो ठीक है हरीश जी, और नायका भी आपका शेयर मुझे सही लग रहा है। थोड़ा नायका के ना मुझे एक छोटा वाला भी टारगेट दीजिए, ये तो बढ़िया है, 265 भी मुझे सही लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा ना अगर मुझे छोटा सोचना हो ना, छोटी सोच के हिसाब से थोड़ा एक और टारगेट दे दीजिए। बिल्कुल, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा है तो कोई ट्रेडर पर्सपेक्टिव से देखता है तो मुझे लग रहा है कि 250 के लेवल्स के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है कि उसके टारगेट्स के लिए बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं नायका में। तो नायका में ये 2 टारगेट आपके लिए होगी, इसके साथ आप ट्रीट कीजिए। आज हम देखने की देखिए सरकारी बैंक ना मतलब थोड़ा थका रहे हैं, सरकारी बैंकों में भी वो माहौल नहीं है। अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो उनमें जो बड़े जो शेयर हैं वो थोड़े से चले हैं, तो थोड़े ब्रीदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी रौनक आपको कम दिखेगी। हो सकता है कि एक दौर की कह सकते हैं कि थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन के बाद वो गियर अपना बदलते हुए दिखें। लेकिन अब जो बाकी जो शेयर है ना, आप देखेंगे यस बैंक कितना 1% ऊपर, SMBC को लेकर अच्छी खबर आई, ऐसा लगा कि नहीं शेयर चलेगा। लेकिन सुबह हम पूछ भी रहे थे कि क्या ये 19 रुपए 20 रुपए से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा। देखिए
स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक शेयर में आपसे जानना चाहूंगा निमेश जी, यूपीएल के बारे में जरा आप राय दीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि केमिकल एग्रोकेमिकल में टाटा केमिकल भी चल रहा है और यूपीएल में तेजी है। टाटा केमिकल को हमने देखा है कि 1,000 रुपए के ऊपर ये शेयर तो मजबूत दिखता है, और इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो 950 के हैं, उस दिशा में बढ़ रहा है, और यूपीएल ये 700 रुपए के ऊपर मजबूत है। दोनों में से आपको सही क्या लग रहा है? अगर किसी को नया ट्रेड लेना हो, कहीं ट्रेड बन रहा है या फिर अवॉइड कर दें दोनों ही? देखिए, सबसे पहले यूपीएल की बात करूंगा। यूपीएल का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। रिसेंटली 21 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक में फिर से हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं। आज का आप वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा है। पिछले एक सप्ताह के वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है एवरेज वॉल्यूम से। तो मेरा मानना है कि यूपीएल में एक ट्रेड मोमेंटम तो बनता है, और जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है ऊपर में, मेरा मानना है कि 760 760 तक की जगह यूपीएल के अंदर बनी है। तो यहाँ से अगर आपको 30 रुपए का ट्रेड प्ले करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और पिछला हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था वो 735 के आसपास का देखा था। तो अगर 735 के ऊपर निकल जाए तो 725 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए। ऊपर में 760 तक के लेवल आपको यूपीएल में देखने को मिल सकता है। यूपीएल का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। टाटा केमिकल की बात करें तो टाटा केमिकल के अंदर भी अगर आप पूरे केमिकल सेक्टर को देखें तो काफी टाइम से नहीं चले हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम जो है वो दिख रहे हैं। तो टाटा केम के अंदर फिलहाल एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। आज के दिन में एक बुल एंगल्फिंग पैटर्न बनी है, बट अभी मोमेंटम जो है वो मिसिंग है, जो मोमेंटम यूपीएल के पास है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, मोमेंटम के साथ प्ले करना है, तो यूपीएल मेरी पहली चॉइस रहेगी। और टाटा केमिकल को अगर आप बाय करना है तो मेरा मानना है कि ऊपर में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और 960 के ऊपर अगर निकलता है तो टाटा केमिकल्स के अंदर मोमेंटम बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल दो में से अगर मुझे एक सिलेक्ट कर रहा है तो मैं मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगा। यूपीएल के अंदर बाय रिकमेंडेशन है ये दो में से। चलिए, केमिकल प्लेस टाटा केमिकल और यूपीएल पर ये स्ट्रैटेजी निवेश की तरफ से आती हुई, लेकिन स्टॉक्स के साथ साथ थीम्स और सेक्टर्स भी हैं जो कि चल रहे हैं, और अलग तरीके के थीम्स एंड सेक्टर्स भी अब चल रहे हैं। पेपर स्टॉक्स को पुल अप करते हैं। आज के सत्र में पेपर शेयरों में जबरदस्त एक्शन, बहुत ही अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। लेकर आए जेके पेपर, टीएनपीएल, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर। लगभग 10 से लेकर 13% तक की तेजी इन स्टॉक्स में आज के सत्र में देखने को मिली है, और ये वन साइड अपसर्ज हैं। दिन की शुरुआत से ये स्टॉक चलना शुरू हुए थे और अब तक का यहाँ पर बढ़िया तेजी। जेके पेपर का स्टॉक जब बाजार खुले थे ऑलमोस्ट 10 से 11% की तेजी थी, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 19% के अप मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो पेपर शेयरों में आज की इस रौनक के पीछे की वजह क्या है, रीजन है जिसके चलते इन स्टॉक्स में इतना बढ़िया एक्शन दिख रहा है, और वो कारण लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं पेपर शेयरों में तेजी के पीछे की वजह। आज हम देख रहे हैं पेपर स्टॉक्स में जो है बहुत अहम तेजी देखने मिल रही है। जेके पेपर, टीएनपीएल, आंध्रा पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स में देखें तो बहुत तेजी मोमेंटम आ रही है। लेकिन याद रखिए, ओवर द वीकेंड एक बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो आया था जहां पे गवर्नमेंट ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है लगा दिया था वर्जिन मल्टीलेयर पेपर बोर्ड पे, और जो उनकी इंपोर्ट पॉलिसी है उसको भी बदलाव लाया था। इसके कारण जो है सारे पेपर स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, क्योंकि अब चाइना जो है सस्ते पैकेजिंग पेपर डंप भारत में नहीं करेगा। तो उसके कारण जो है सारे पेपर स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। लेकिन और भी अहम रीज़न है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए पेपर स्टॉक्स पे। सबसे पहला है फेस्टिव सीज़न आ रहा है। फेस्टिव सीज़न के पहले पैकेजिंग सेगमेंट के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने मिलते हैं। हमारी बातचीत हुई इंडस्ट्री से पता चला कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो है स्टेबिलिटी अभी भी देखने मिल रही है, और कुछ लिस्टेड प्लेयर्स तो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि तीसरा तिमाही और चौथा तिमाही सीजनली स्ट्रॉन्ग रहता है पेपर और पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए। और आखिर में बात करें तो एजुकेशन और एनसीईआरटी सिलेबस चेंजेस के कारण जो है किताब में जो है पेपर्स की बहुत जो है रिक्वेस्ट आने वाली है। तो इसके कारण जो है सारे पेपर स्टॉक्स में जो है तेज़ी आ रही है। ये अहम ट्रिगर्स है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। ओके, और ये न्यूज़ फ्लो के चलते पेपर शेयरों में मजबूती। शरद, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे आईटी सेक्टर पर भी रिसर्च जानेंगे, लेकिन पहले पेपर स्टॉक्स को एक बार वॉच आउट करते हैं। और हरीश, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। जेके पेपर का स्टॉक जबरदस्त तेजी, 411 के स्तर
18 से 19% के अप मूव आज के सत्र में ही दिखा चुका है। इसके अलावा आंध्र पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इन तमाम पेपर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है और इनफैक्ट यहाँ से अब फेस्टिवल सीजन में पेपर, कार्डबोर्ड्स, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत भी होती है और आगे चलकर भी स्टेशनरी की ज़रूरत लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फिर किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे स्पेस को आप? और इतना चल चुका है, अब एग्जिस्टिंग पोजीशन है जिनकी, उनके लिए तो राय दीजिए, लेकिन फिर न्यू पोजीशन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है? मानसी जी, बिल्कुल जिस तरीके से आज के पेपर स्टॉक्स में देखा है तो अच्छा खासा रैली देखने मिला है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पेपर स्टॉक्स 10 to 15% का रिटर्न देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्टॉक्स में थोड़ा बहुत कॉशियस होना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक्स में एक बार इतना बड़ा रैली देने के बाद थोड़ा बहुत फिजल आउट होते हैं देखने मिल रहा है, हिस्टोरिकली देखा है तो मुझे लग रहा है कि जिसके पास ऑलरेडी है तो बाइंग, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल सोच सकते हैं। तो अगर टिप्स मिलता है तो वापस एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल तो फ्रेश एंट्री तो अवॉइड करनी चाहिए, और किसी के पास बाइंग है तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग करंट लेवल्स भी कर सकते हैं। और फिर से एक बार डिप मिलता है अराउंड, अगर जेके पेपर्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि जेके पेपर्स का सपोर्ट जोन बन रहा है 385 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन के एक्जैक्टली 415 416 के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो डिप्स के लिए वेट करना चाहिए, बाइंग तो फ्रेश अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल करंट लेवल से। नई एंट्री के लिए तो इंतजार करना होगा। काफी चल चुके हैं स्टॉक, लेकिन अगर पोजीशन है तो वहां पर भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है। ये राय हरीश जुजारी की तरफ से आती हुई, लेकिन जितनी मजबूती पेपर शेयर, आईटी शेयरों में नजर आ रही है निवेश, उतना ही कमजोर ट्रेंड है मार्केट प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज, एंसिलरी स्टॉक्स का। बीएसई लिमिटेड, सीडीएसएल, कैंप्स, एंजल वन, इन तमाम स्टॉक्स में आज बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है और आज ही नहीं, साइडवेज एक्शन पिछले कुछ दिनों से एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में नजर आता ही है। निमेश, मार्केट में जहां इतना एक्शन है, ये प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक्स क्यों नहीं चल पा रहे? और टेक्निकली और साथ ही अगर कोई टेक्नोफंड आइडिया भी है इस पर लेकर रहा, बिकॉज काफ़ी चल चुके हैं और काफ़ी अच्छे इनफैक्ट माने जाते हैं ये स्टॉक, बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेशन के साथ साथ ही चलेंगे, लेकिन इस वक्त ये डाउन साइड कैसे नजर आ रही है? देखिए, मेरा मानना है कि मार्केट पार्टिसिपेशन स्टॉक में हम लोगों ने पिछले साल एक अच्छा रनअप देख चुका है। एक वैल्यूएशन थोड़ा कंसर्न्स भी है, और जिस तरह से नए रूल्स एंड रेगुलेशन से भी लेके आती है, चाहे ऑप्शन के साथ हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो वहां पर एक टेम्पररी जो है वो मार्केट थोड़ा कंसर्न्स फेस कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी वही थोड़ा सेंटिमेंट पर्टिकुलरली रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है, तो इसीलिए अभी थोड़ा वैल्यूएशन के ऊपर, और वैल्यूएशन भी महंगे है, तो स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और जहां बेटर वैल्यूएशन है वहां पर मार्केट में जो है वो रोटेशन हो रहा है। पर्टिकुलरली मेरा मानना है कि अगर आपने टेक्टो फंडा की बात की तो कैम्स का जो है वो कैम्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और फंडामेंटली भी कंपनी, और चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखे तो अभी थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। पर अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो कैम्प्स में मेरा मानना है कि यहाँ से बाय करके चलना है, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से एसआईपी का फ्लो आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग एसआईपी का फ्लो है, और जिस तरह से न्यूज फ्लो इंडस्ट्रीज के फेवर में, तो कैम्प्स यहाँ से काफी अच्छा कर सकेगा। तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो कैम्प्स को भी आप एसआईपी मोड के अंदर एवरी डीप के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। मेरा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कैम्प्स में आपको 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कैम्प्स के अंदर मेरा व्यू बुलिश है, और एवरी डीप में बाय रिकमेंडेशन करता हूँ एसआईपी मोड्स पे खरीदारी, लेकिन एसआईपी वाइज एसआईपी की तरह खरीदारी करने की राय, ये स्ट्रैटेजी बिल्टअप होती हुई कैम्स इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज, एंसिलरी स्टॉक्स में। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, आईटी शेयरों में जो तेजी है उसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार के लिए हम देख रहे हैं कि 25,000 की बाधा थोड़ी सी अड़चन डाल रही है, और उसके पीछे एक और वजह है कि निफ्टी बैंक में जो थोड़ी बहुत तेजी थे ना, वो सस्टेन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। फिलहाल जो बढ़त है निफ्टी बैंक की बहुत ही मामूली है, और 21-22 अंकों की तेजी है, 0.04% की। और जो बड़े जो शेयर्स हैं वो सपोर्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि 4 शेयर कमज़ोर हैं, 8 शेयर ऊपर के हैं, लेकिन एक भी शेयर ऐसा आपको निफ्टी में नहीं दिखाई देगा अगर हम बड़े शेयरों की बात करें जिनका वेटेज अच्छा हो, जहां 1% का मूव हो। अदरवाइज इंडसइंड बैंक में 1% की तेजी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 1% की आपको तेजी दिखाई देगी। बाकी फेडरल, बंधन, आईसीसी बैंक, कोटक बैंक ये आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक सपाट है, एक्सिस बैंक सपाट कारोबार कर रहा है,
और एसबीआई में जो तेजी है मतलब वो तेजी देखिए कुछ खास बाजार में एक्शन का अंदाजा लग नहीं पा रहा है। लेकिन एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, हीरो मोटो वैसे तो निफ्टी से ये बाहर जा रहा है स्टॉक, लेकिन जो शेयर निफ्टी से बाहर जा रहे हैं हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड देखने को मिलता है ना उसके विपरीत आज आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। इंडसइंड और हीरो मोटो ये दोनों 30 सितंबर से निफ्टी के पार्ट नहीं होंगे, उनकी जगह पे मैक्स हेल्थ और इंटरग्लोब एविएशन को जगह मिलेगी। लेकिन आज ये दोनों शेयर चल रहे हैं। आप देखिए हीरो मोटो हमने देखा थे कि 5100 रुपए के ऊपर के स्तर देखे थे और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई, आज फिर से जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। हरीश जी, हीरो मोटो के जरा चार्ट चेक कीजिए, क्या यहां से फ्रेश तेजी करनी चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, देखा है तो ऑटो सेक्टर सेगमेंट में अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। जब से जीएसटी का न्यूज आया तब से देखा है तो बिल्कुल वहां पे और तेजी देखने मिल रहा है। हीरो मोटर को, आयशर मोटर्स और बहुत सारे स्टॉक्स में, बजाज ऑटो में भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पूरा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिल्कुल एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट दिया था हमने, वहां से एक शानदार रैली देखने भी मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और एक्सटेंड हो सकता है तेजी, और मुझे लग रहा है कि हीरो मोटर कॉप में जल्दी मुझे लग रहा है कि 5500 का लेवल्स भी देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए ऊपर। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 5500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और किसी को फ्रेश बाइंग करना चाहे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, और थोड़ा माइनर डिप मिलता है तो मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि तेजी नजर आ रही है हीरो मोटर कॉप में। बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा हीरो में। और स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो 4900 के आसपास एक सपोर्ट से, तो उसके सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाइंग भी कर सकते हैं हीरो मोटर कॉप। ठीक है, हीरो मोटो को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन आज बाजार को स्टेबल रखने में कम से कम और थोड़ा जोश देने में योगदान आईटी शेयरों का सबसे ज्यादा है। और उसमें भी आप देखिए जो दो बड़े दिग्गज हैं निफ्टी में, अगर आप इन्फोसिस का वेटेज देखेंगे करीब करीब 4% के आसपास का है। टीसीएस हालांकि मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी है बट वेटेज थोड़ा निफ्टी में कम है, 3.5-4% के आसपास का वेटेज टीसीएस का होना चाहिए। लेकिन दोनों की तेजी है 0.25% की आज के सत्र में। और वजह यह है इन दोनों स्पेसिफिक शेयरों के लिए कि इन पर आए हैं ब्रोकरेजेस का अपग्रेड। तो अपग्रेड की हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन ओवरऑल आईटी में क्यों सेंटिमेंट बेहतर हो रहे हैं, क्यों यह सेगमेंट लग रहा है कि नहीं फिर से चलने के लिए तैयार है। हालांकि अंडर परफॉर्म किया है अगर आप बाकी मार्केट से तुलना करेंगे आईटी को। तो जरा रीजन समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ इंतजार कर रहे थे, शरद को फिर ये लिंक लेके हम फ्री भी कर देंगे। शरद बताइए, आईटी में आज की तेजी के पीछे आप क्या रीजंस देख रहे हैं? आज दिन के ट्रेड में आईटी स्टॉक्स में बहुत शानदार तेजी देखने मिल रही है। जिस तरह ओवर द वीकेंड जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड के पावेल ने कहा कि रेट कट्स जो है वो देखने मिल सकते सितंबर में, सिग्नलिंग करने के कहा था, स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उसके कारण सारे रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ गए थे। देखा जाए तो मार्केट्स की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, सब में एक अच्छी अपमूव देखने मिली। और याद रखिए डॉलर इंडेक्स कम हो गया, डॉलर इंडेक्स कम हुआ तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फ़ायदा था। और खास करके इंडिया में भी देखें तो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही थी। जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ रहा है उसके कारण आईटी स्टॉक्स में जो है आज एक टेक्निकल उछाल देखने मिल रहा है। वैल्यूएशंस की भी बात करें तो 5 ईयर एवरेज लेवल्स पे पास है। और इंटरेस्टिंगली शॉर्ट कवरिंग की रैली अभी भी एफआईज की तरफ से बाकी है। कुछ चर्न भी जो है बैंक की तरफ से आईटी में देखने मिल रहे हैं। और याद रखिए बहुत सारे बैंक्स एआई एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, खास करके मिड कैप आईटी सेगमेंट में। हालांकि लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़रूर बनी है। जिस तरह आपके जो क्लाइंट बजट्स है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी एआई का जो है इम्पैक्ट या क्लाउड बना हुआ है। हायरिंग ट्रेंड्स को लेके भी थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं अनसर्टनिटी ज़रूर देखने मिले। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आईटी स्टॉक्स के लिए ये अहम रीजंस हैं। अगर बात करें तो 12 मंथ टारगेट रिटर्न पोटेंशियल मैंने ब्लूमबर्ग से निकाला, जहां पे टीसीएस इन्फोसिस में लगभग 20% से ज़्यादा का अनुमान एक्सपेक्टेशंस है अगले 12 महीना में। वही एचसीएल टेक और कोफोज की भी बात करें तो 14 से 15% का जो रिटर्न पोटेंशियल यहाँ पे देखने मिल रहा है। मिड कैप आईटी स्पेस से परसिस्टेंट सिस्टम पे भी नज़र रखेगा, जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है बुलिश हैं, एनालिस्ट कम्युनिटी भी। तो ये तो आपके पूरे आईटी सेगमेंट की बात हो गई जहाँ पे हमारी नज़र है। और आज आईटी सेक्टर जो है वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर आज दिन का है। ठीक है, तो अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते हैं अपनी आय के लिए। और जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनका करीब करीब 55 से 60% की जो रेवेन्यू है अकेले वो आती है अमेरिका से। उससे भी ज़्यादा ही आती होगी मुझे लगता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो टीसीएस चल रहा है और इन्फोसिस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक ट्रिगर और भी है कि टीसीएस को जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड किया है, ओवरवेट की रेटिंग दी है।
और इन्फोसिस को इन्वेस्टिक की तरफ से अपग्रेड किया गया है और इसके लिए बाय की रेटिंग आई है। पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी। 1655 रुपए के टारगेट हैं इन्फोसिस के लिए इन्वेस्टिक के। और अगर हम जेपी मॉर्गन की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने जो टारगेट दिया है 3650 रुपए से बढ़ाकर 3800 रुपए किया है और मार्जिन गाइडेंस बढ़ाया है। ईपीएस का एस्टिमेट है उसको भी इंक्रीज किया है और उन्होंने बताया है कि इस साल अंडर परफॉर्मेंस थी वो सेकेंड हाफ से FY26 के सेकेंड हाफ से, यानी कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीजें बेहतर होती दिखेंगी। उसके चलते आज दोनों के दोनों शेयरों में हम तेजी का माहौल देख रहे हैं और देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फटाफट आपको बता दिए कि ब्रोकरेज अपग्रेड का असर दोनों शेयरों में दिख रहा है। एक राय आपसे निमेश जी चाहिए आईटी पर। आईटी ने मतलब पैसे बना के अगर आप साल भर में देखेंगे तो नहीं दिए हैं, ये हकीकत है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमने देखा था कि 47,000 वाला इंडेक्स गिर के 30,000 के नीचे आया, वहां से रिकवरी का हमने फेज देखा। ऊपरी स्तरों से एक 39,000 तक जाने के बाद फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई, 35,000 का इंडेक्स फिर से आ गया और अब ये कुछ नई चीजें हैं जो सपोर्ट करने काम कर रही हैं। कितने कन्विंस्ड हैं आप आईटी के रिकवरी को लेकर? और कोई अगर आपकी स्टडी किया हुआ कोई शेयर है तो आप वो भी शेयर कीजिए। देखिए अभिषेक जी, पिछले अगर आप देखें वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में अभी यहाँ से अच्छे वैल्यूएशन कहाँ पर मिल रहे हैं तो आईटी स्पेस के अंदर है। अगर वैल्यूएशन पिछले 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर अभी मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ से जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट की यूएस के अंदर बात होती है और यहाँ से अगर एग्रेसिव स्टैंड जिस तरह से ट्रम्प साहब बोल रहे थे, आई थिंक कुछ एग्रेसिव रेट कट आते हैं तो डेफिनेटली सेंटीमेंट काफी बुलिश हो जाएंगे और वैल्यूएशन तो है ही अच्छे। तो आईटी में तो मेरा व्यू बुलिश है। यहाँ से डेफिनेट चार्ट स्ट्रक्चर अगर की बात करें तो भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल मिला है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल अगर बात करें तो 37,700 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ सब लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल भी देखेंगे। तो व्यू बुलिश है आईटी स्पेस के अंदर और यहाँ से वैल्यू बाइंग तो बनती ही है, तो बाई तो रिकमेंडेशन है। पर्टिकुलरली अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो LTI माइंड हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इनके अलावा लार्ज कैप आईटी स्पेस के अंदर टीसीएस और इन्फोसिस ये दोनों भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से वैल्यू बाइंग ये दोनों स्टॉक के अंदर आ सकती है। तो टीसीएस में भी अगर बात करें तो रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है। ये लेवल से नीचे की तरफ 2,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाय कर सकते हैं और थोड़ा भी अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो टीसीएस में मैं मानता हूँ कि 3,500 3,600 तक के लेवल आराम से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस के अंदर भी आप खरीद कर के चल सकते हैं और इन्फोसिस के अंदर भी बाय करके चल सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एक टेक इस वक्त आईटी और आईटी लगातार फ्लेवर में फोकस रेडार पर इस पर लगातार बातचीत भी चल रही है, लेकिन इसी के साथ ऑप्शन की एक दमदार रणनीति भी आपको बताते हैं। और याद कीजिए आज सुबह जब ऑप्शन की रणनीति नीलेश जैन लेकर आए थे उन्होंने भी आईटी मेजर टीसीएस का जिक्र किया था। चलिए एक और ऑप्शन की रणनीति लेकर ऑप्शन के चैंपियन की शुरुआत करते हैं। एंजल वन से ओशो कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन का दमदार ट्रेड लेकर। ओशो गुड आफ्टरनून, बताएं। ओशो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मानसी, आज ऑप्शंस में आईटी सेक्टर पे पूरा फोकस है। मुझे लगता है HCL टेक में काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो HCL टेक में सितंबर मंथ के एट द मनी के कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 1500 का कॉल खरीदना है, नियरली 45 रुपीज के आसपास। 32 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 68 का टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा। जो मैक्सिमम रिस्क है पूरे ट्रेड सेटअप को लेकर के वो 4500 के आसपास का है एंड अगर टारगेट अचीव होते हैं तो नियरली 8000 तक के प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए येट अगेन हम देख रहे हैं येट अनदर ऑप्शन की रणनीति में भी एक आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ ही स्टॉक। वैसे ही हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर लगातार आईटी सेक्टर, मिड कैप और लार्ज कैप आईटी प्लेज। आज सुबह ऑप्शन की रणनीति में भी नीलेश जैन ने टीसीएस पर रणनीति दी थी और ओशो की तरफ से भी HCL टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय। 1500 की कॉल खरीदने की राय आपको मिल रही है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 45 रुपए के दाम पर, लक्ष्य इसका 68 मानकर चलें। स्टॉप लॉस 32 का आपको लगाना होगा। ये कॉल वर्कआउट होने पर 8,050 का एक अधिकतम मुनाफा यानी कि मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सकता है और अगर रिवर्स जाती है तो फिर 4,550 का नुकसान होने की भी संभावना है। F&O ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ओशो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है।
एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर्स, अपने सलाहकार से बातचीत करें, सोचे समझे और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। चलिए एक बार मार्केट और इंडेक्स पर भी नजर डालते हैं। ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ बाजार, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अगर आप देखेंगे इस वक्त हम देख रहे हैं 55,130 के स्तर। ऊपरी स्तरों से करीब 175 अंकों की गिरावट आप निफ्टी में पाएंगे, बैंक निफ्टी में पाएंगे। वहीं निफ्टी अब भी करीब 65 अंकों की मजबूती ऊपरी जो निचले स्तर से वहां से रिकवरी का मोड दिखा रहा है। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव से, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी कमजोरी हल्के होते हुए मार्केट्स इस वक्त इंडेक्स वाइज फिलहाल नजर आ रहे हैं। निफ्टी हालांकि इंटैक्ट है, 25,000 से तो नीचे गिरा है, लेकिन 24,960 का लेवल अब भी 90 अंकों की तेजी वहां पर आप पाएंगे। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। हरीश जुजारे, निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी पैनल पर एक और एडिशन हुआ है, श्रीकांत चौहान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त निफ्टी में अभी तेजी कायम है, लेकिन बैंक निफ्टी के गेंस फिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। वॉलेटाइल मूव सेंसेक्स और मिड कैप स्मॉल कैप में भी दिख रहे हैं। आपकी राय इस वक्त मार्केट पर और साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड एवरीवन। तो देखिए, वैसे मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आज इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट में जो एक एक्टिविटी आनी चाहिए थी, जो एक अनइंटरप्टेड अपवर्ड एक्टिविटी जो एक्सपेक्टेड थी, वो कंप्लीटली मिसिंग है। और 25,000 एक बड़ा हर्डल मार्केट के लिए बना हुआ है। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी 25,000 एंड 24,850 ये दो लेवल्स के अंदर मार्केट और थोड़ा वक्त निकाल सकता है। और फिर जिस तरफ मार्केट जाएगा उस तरफ मार्केट में हम एक्टिविटी आते हुए देख सकते हैं। 25,000 के ऊपर अगर मार्केट की क्लोजिंग होती है तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। फिर हम 25,200 तक जा सकते हैं। बट अगर जैसे अभी वीकनेस दिख रहा है, अगर मार्केट आज नीचे ही बंद होता है और कल अगर 24,850 के लेवल्स को अगर तोड़ देता है तो हम वापस से मार्केट में वीकनेस देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू फोकसिंग मोर ऑन इंडेक्स। स्टॉक्स की बात करें तो यस, आईटी में मोमेंटम है। और ऐसे केस में जहां पे यूएस में इंटरेस्ट रेट की दरों में और कटौती आ सकती है, अगर ये ट्रेंड अगर बन रहा है तो फिर हमें आईटी स्टॉक्स पे ही ध्यान देना जरूरी है। हमें उसमें कोफोर्ज ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स जो कोफोर्ज के हैं वो 1775 के हैं। 1740 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। हमें लगता है ये स्टॉक 1830 1835 तक जा सकता है, तो कोफोर्ज को खरीदा जा सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स में तेजी बन सकती है, तो वहां पे स्पेसिफिकली इंजीनियर्स इंडिया ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। 193 194 के करीब ट्रेड कर रहा है। 200 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी है, 200 202 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम स्टॉप लॉस की अगर सोचते हैं अगर लेवल्स, तो वो 190 के होने चाहिए। तो इंजीनियर्स इंडिया और साथ ही साथ कोफोर्ज ये दो हमारे टॉप पिक रहेंगे अभी के लिए। ठीक है, आईटी में कोफोर्ज चुना है श्रीकांत जी ने, और ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर भरोसा जताया है। 200 का टारगेट, 190 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन निफ्टी 24,980 के आसपास, 25,000 का जो एक बाधा है, मतलब उसको पार करने में दिक्कत आ रही है और एक रेंज के अंदर फंस के रह गया है। आज निफ्टी बैंक की बात करें तो वो तो खैर साफ साफ क्लियरली लगाड़ है, 25,200 के आसपास है। और पिछले कुछ मिनटों में जो चीज़ बदली है ना, वो ये हुई कि जो गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। 1397 शेयर इस वक्त हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और 1413 शेयर इस वक्त लाल निशान में है। हालांकि निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% की कमजोरी दिखे। अपोलो हॉस्पिटल, बीएल 0.25% से लेकर करीब करीब 1% के आसपास की नरमी के साथ ये कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। एक बार वोडाफोन आइडिया पर व्यू दीजिए। 7.5 रुपए हो गए भाव, तो जिनके 6 6.5 के बाइंग हैं एग्जिट कर ले। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रॉड व्यू रखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर अभी करंट लेवल्स पे अगर फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी में फंडामेंटली देखा जाए तो कुछ नहीं है, कई सारे वो लॉसेस कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये है कि इसमें कुछ डेवलपमेंट्स आ सकते हैं और वो डेवलपमेंट्स आने के बाद इस स्टॉक में और भी हमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। धीरे धीरे कॉस्ट पे कंट्रोल आ रहा है, लेकिन वो काफी, मैं कहूंगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ग्रेजुअल है, काफी स्लो है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो लंबी अवधि का नजरिया रखें। और टेक्निकली भी मुझे यही लग रहा है कि इसमें जो एक फॉल आना चाहिए था 6 रुपए, 6.5 रुपए तक, वो आ चुका है। और उसके बाद की ये जो रिकवरी बनी है 7.5 रुपए तक की, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी सारे वॉल्यूम्स हुए हैं। बट एट द सेम टाइम इन द पास्ट ऑल्सो हमने मल्टीपल टाइम ऐसे देखा है कि स्टॉक 9 रुपए तक गया है और वापस 6 रुपए तक आया है। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग व्यू बनाने से बेटर है, मैं यही कहूंगा कि एक पोजिशनल व्यू बनाए, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके आप इसे फॉर अ लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए, तब जाके इसमें रिटर्न्स देखने मिलेंगे। और अगर कोई एक एपेटाइट के बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो मैं कहूंगा कि 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, जो अभी के लोवेस्ट लेवल्स बने थे। 6 रुपए के अगर ये स्टॉक वापस से जाता है तो उस पोजीशन में से निकलना बहुत जरूरी रहेगा। स्टॉप लॉस लगा के चलिए, लेकिन आप देखिए 7 दिन में 15%, एक महीने में 3%, और उससे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में 3 महीने में 10%। यानी कि होता ये है कि फिर स्टॉक घूम फिर के उसी लेवल पर ट्रेड करने लगता है। ये दिक्कत है वोडाफोन आइडिया की, लेकिन 6 रुपए के लेवल पर आप नजर रखिए। इस बीच आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जीएसटी के तहत कृषि सेक्टर को, कृषि को और कृषि से जुड़े हुए और भी जो सेक्टर्स हैं, जो अलाइड सेक्टर्स हैं, उनको बड़ी राहत की संभावना है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और एक और खबर है कि सरकार टैरिफ के मद्देनजर एक्सपोर्टर को भी बड़ी राहत देने वाली है। तो बाजार के लिए दो चीजें, एक तो टैरिफ से जो नुकसान होने वाला है उससे कैसे राहत मिलती है, और बाकी इकोनॉमी को सरकार कैसे पुश करती है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और इन दोनों खबरों पर अपने रिपोर्टर को हम थोड़ी देर में जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, सरकार क्या करने जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ प्रकाश जोड़ेंगे और उसके बाद सुमिता को साथ में जोड़ेंगे। इन दोनों को थोड़ी देर में रेडी कर लेंगे, लेकिन एक और एक्सपर्ट को पहले जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। नीलेश जी, बताइए आपके शेयर्स आज तेजी के घोड़े कौन से होंगे, कहां पर आपको लगता है कि पैसे लगाने चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में ट्रेड है। तो सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है अरविंद फैशन, जहां पर हमें निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 555 560 तक के लेवल्स के लिए। 520 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है आईटी स्पेस में से इन्फोसिस। अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करें तो टीसीएस इन्फोसिस में काफी अच्छा एक पुल बैक मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस में भी एक पुल बैक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 1555 1575 तक के अपसाइड के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं इन्फोसिस को। 1505 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, इन्फोसिस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1505 का स्टॉप लॉस बता रहे हैं नीलेश जी। 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। अभी जो खबर आ रही है जो सूत्रों के हवाले से, उसमें ट्रैक्टर पर जीएसटी घटाने की भी उसमें खबर आई है। कृषि मशीनरी पर, ट्रैक्टर पर देखते हैं कि कितनी जीएसटी घटाई जा सकती है। डेयरी की मशीनरी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि दरें घटाई जा सकती हैं। मौजूदा जीएसटी है 12%, उसको घटाकर कर दिया जा सकता है 5%। तो आप ना उसको सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिहाज से मत देखिए, उसको एक अलग नज़र से देखा जाएगा। और एक बार जरा आप लेकर आइए एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर में देखिए, जो ही ये खबर आई है ना, तो ही हमने स्पाइक देखा है लोअर लेवल से। 1% की तेजी आपको दिखेगा और लगभग दिन की ऊंचाई पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर आपको कारोबार करता दिखाई देगा। M&M के पास भी ट्रैक्टर वाला डिवीजन है, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा का ये प्योर ट्रैक्टर प्ले है। 3,611 रुपये का भाव है एस्कॉर्ट्स का। और अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग नेट 10% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। थोड़ा वोलेटाइल रहा है शेयर ये। श्रीकांत जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे एस्कॉर्ट्स पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिगर तो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी हम मानसून के चलते शेयर में थोड़ा उछाल देखा था हमने लोअर लेवल से।
नहीं बिल्कुल, तो देखिए वैसे भी एस्कॉर्ट्स के अगर टेक्निकल पैटर्न को अगर आप देखते हो तो ये ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ट्रेड कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये बात सभी को पता है कि प्राइस नोस लॉट ऑफ थिंग्स वेल इन एडवांस। तो कुछ ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बार 3850 3900 तक जा सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाइस के काफी नजदीक है। और उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद कम से कम 10% की तेजी और हमें देखने मिल सकती है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 3575 और 3550 के रेंज में काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसमें और एडिशन किया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से मैं कहूंगा कि अगर एक मीडियम टर्म का व्यू हो, यहाँ से कम 10-15 दिन का अगर व्यू हो, तो बिल्कुल एस्कॉर्ट्स को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। व्यू पोजिशनल है, थोड़ा समय दे सकते हैं तो स्क्वाड्स को आप खरीदिए। और एक अच्छी खबर ये आई है बाजार के लिए, और आप देखिए निफ्टी भी फिर से 25,000 वाले लेवल के आसपास आपको दिखाई देगा। अपने दोनों के दोनों सहयोगियों को जोड़ते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को राहत देने के मसले पर हमारी सहयोगी सुमिता करीर के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। और जो खबर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्री और अलाइड जो सेक्टर्स हैं उनको राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, कुछ कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो प्रकाश के पास पहले जाएंगे। प्रकाश, जरा बताइए क्या खबर आ रही है, अपडेट्स आपके पास क्या हैं? देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी वो एक आम बैठक नहीं है, वो एक अप्रत्याशित और एक तरीके से असाधारण बैठक होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैठक होगी, जिसमें आप 8 सालों के जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक बड़े पैमाने पर आमूलचूल बदलाव जो है वो देख सकते हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है, अगर आप सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात करें, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर्स के लिए अगर आप देखें, जिसमें कि बड़े पैमाने पर दरों में बदलाव किए जा सकते हैं, और जो फार्मिंग मशीनरीज हैं, जो दूसरे अलाइड सेक्टर्स हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप उन स्ट्रक्चर पर बात करें, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, अगर आप फार्मिंग मशीनरी की बात करें, जिसमें सबसे पहले ट्रैक्टर की बात करें, उस पर जो जीएसटी की दर है उसको 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप मशीनरी पार्ट्स की बात करें, जिसमें सीडर्स, ट्रांसप्लांटर्स, कल्टीवेटर्स जैसे जो आइटम होते हैं जो कि इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर जो जीएसटी की दरें हैं उसको घटाकर 5% उसको की जा सकती है, उसको 5% के स्लैब में डाला जा सकता है। डेयरी सेक्टर की बात करें, जो डेयरी मशीनरी है उस पर भी जो जीएसटी की दरें हैं 12% से घटाकर 5% की जा सकती है। खासकर अगर आप फिशरीज की बात करें, हालांकि ज्यादातर जो आइटम है फिशरीज की बात करें, या तो वो 5% में है क्योंकि उसमें नेट और आइटम्स भी 5% में है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि इस वक्त 12% में है, जैसे कि फिश और सी फूड जो कि प्रिजर्व फॉर्म में रखे जाते हैं, उस पर 12% का जीएसटी है, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी, जो कि सितंबर 3 और 4 तारीख को प्रस्तावित है, वहां पर मैसिव रिफॉर्म्स हम देखेंगे अगर आप रेट रैशनलाइजेशन की बात करें। और सरकार इस बात को लेकर कमिटेड नजर आ रही है कि फेस्टिव सीजन से पहले जीएसटी दरों में जो ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ये अमूलचूल बदलाव किए जा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए। तो ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जीओएम रेट रैशनलाइजेशन ने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 रेट स्ट्रक्चर को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ इस बात की भी मंजूरी दी है कि 12% और 28% का जो स्लैब है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जो एसेंशियल आइटम है जो कि 12% के स्लैब में है, उसको 5% के स्लैब में लाने की संभावना है। करीब 99% जो आइटम है वो 5% के स्लैब में आएंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइट सेक्टर्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो कि इस वक्त 12% की कैटेगरी में है, उनको 5% के स्लैब में डाला जाएगा और कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिलेगी। जी नहीं, डेफिनेटली सरकार का इंटेंट दिख रहा है। और जैसा कि आपको प्रकाश ने बताया कि ये नॉर्मल बैठक नहीं है, ये अप्रत्याशित ये बैठक है, और इसके पीछे का इंटेंट, मोटिव आपको दिख रहा है कि कहीं हमारी इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त ना पड़ जाए, कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, महंगाई यहां से और कह सकते हैं कि फन ना उठाए अपना। लेकिन जरा ये समझते हैं कि एक्सपोर्टर भी परेशान है, क्योंकि टैरिफ का झटका ना सिर्फ ट्रंप ने दे दिया है, बल्कि 25% ये एडिशनल टैरिफ की तलवार भी लटक रही है। हालांकि उसके ज्यादा मायने नहीं है, बट फिर भी सरकार किस तरह से राहत दे रही है ये सुमिता बता रही है। सुमिता बताइए, सरकार की क्या कोशिशें हैं और आपके पास क्या अपडेट्स हैं?
जी, गवर्नमेंट एक प्रपोजल तैयार कर रही है और ये प्रपोजल हो सकता है 25,000 करोड़ के आसपास का। ये एक्सपोर्टर्स के लिए प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो डबल टैरिफ्स हैं, 25% पहले थे, 25% अब है, जो 50% टैरिफ्स है, और वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे अगस्त 27 से। तो उसके इम्पैक्ट से क्वेश्चन करना गवर्नमेंट की एक कोशिश रहेगी कि कैसे क्वेश्चन किया जा सके, और उसी डायरेक्शन में ये मूव लिया जा सकता है। ये जो स्कीम होगी, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो स्कीम होगी, दिस कुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 6 years अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। आपको याद होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो था वो इस साल के बजट में अनाउंस हुआ था, और अभी इसका जो प्रपोजल है इस स्कीम को लेकर, इस प्रपोजल को लेकर, क्रेडिट सपोर्ट को लेकर एक्सपोर्टर्स को देने के लिए, ये प्रपोजल एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है, और ये जो स्कीम है ये गारंटी करेगी क्रेडिट सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि ये जो स्कीम है ये 2 फेजेस में, इसके अंदर 2 सब स्कीम्स होंगी। निर्यात प्रोत्साहन ऑफ ओवर 10,000 करोड़, और दूसरी होगी निर्यात दिशा जो होगी 14,500 करोड़। देखिए, ये ओवरऑल जो गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी है एक्सपोर्टर्स को क्वेश्चन करने के लिए टैरिफ के इम्पैक्ट से, उसी के तहत है। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट देख रही है कि डाइवर्सिफाई करना अपने एक्सपोर्ट्स को, जिसके लिए 50 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है। वेस्ट एशिया, यूरोप में ये मार्केट्स हैं, और भी वर्ल्ड के कुछ अलग अलग भागों में है। तो यहाँ पे हम डाइवर्सिफाई करेंगे एक्सपोर्ट्स को, और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसके लिए भी मेजर्स लिए जाएंगे कि उसको कैसे बूस्ट किया जाए। उसके अलावा जो ओवरऑल गवर्नमेंट का मिशन है वो है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को देखना और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना, ये इनके की पिलर है। उसी की डायरेक्शन में इंडिया अपने FTAs भी चाह रहा है कि जल्दी हो जाए। जैसे ओमान के साथ जो FTA वो इन लेस देन 3 months अनाउंस हो जाएगा। इंडिया ओमान FTA करंटली जो है लीगल वेटिंग हो रही है। ठीक है सुमिता, बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर सरकार की मदद है, एक्सपोर्टर्स को राहत देने की तैयारी है। लेकिन प्रकाश ने जो खबर बताई, आप जरा एक बार ना M&M दिखाइए, थोड़ा सी रिकवरी कोशिश M&M में है। एस्कॉर्ट्स ऊपर आया, इसके अलावा VST टेलर्स एंड ट्रैक्टर्स, टेलर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है VST टेलर, उसमें आप तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखेंगे। और ये जो फिशरीज की बात कर रहे थे, उसमें आप देखेंगे कि एपेक्स फ्रोजन, ये शेयर आपको आज के सत्र में ऊपर दिखाई देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीकांत जी और नीलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, और उनके BTST STBT के ट्रेड्स भी जानेंगे, और कल की भी तैयारी आपकी हम आज ही करवा देंगे। इंडेक्स में भी आप कहीं जाइएगा नहीं। स्वागत है आपका। 24,970 के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी में कामकाज, करीब 100 अंकों की मजबूती। गेंस को लेवल अप कर सस्टेन करने की कोशिश लगातार करता हुआ, इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी भी, लेकिन 25,000 के लेवल्स को टच बेस करने के बाद वहां से नीचे गिरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिकवाली। वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल मूव्स, लेकिन ऐसे में मार्केट सेट 3 का वक्त हुआ है। आइए आपको बताते हैं ड्यूरिंग द सेशन एक्सचेंजेस पर इंपॉर्टेंट खबरें और न्यूज फ्लोज क्या रहे। मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ मार्केट एट 3 का पूरा एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। अभी तक के बाजार की तरफ देखें, बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है IT का। IT शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस देखिए 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, साथ ही साथ TCS और SCL टेक में भी करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है इसकी बात करें तो इमामी का शेयर देखिए, FMCG शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 5% की कमज़ोरी दिखा रहा है शेयर, और औसत से करीब 14 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इमामी के शेयर में। इसके अलावा येस बैंक की बात करें तो SMBC को करीब 25% हिस्सा खरीद के लिए मंजूरी मिली है। 1.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर, और औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो 4% की अच्छी तेज़ी दिखा रहा है शेयर, और औसत से 4 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो NBCC पर एक खबर आई है, राजस्थान सरकार से कंपनी को 3700 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो राजस्थान कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए कंपनी को मिला है। हल्की सी तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा NCC पर भी खबर आई है, आंध्र प्रदेश सरकार से 788 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, और
और 2 अमरावती इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है। 1% ऊपर शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो KPIT टेक पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है, लक्ष्य दिया है 1600 रुपये का। इनका मानना है व्हीकल सेगमेंट में जो बढ़ती सॉफ्टवेयर की दिक्कतें हैं उससे कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। शेयर हम देखें तो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। सुपर, ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, अच्छी मजबूती और 1600 तक के टारगेट्स KPIT टेक्नोलॉजीज में मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट सुझा रही हैं। शुक्रिया आनंद ये सारी डिटेल्स के लिए। हम एक ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्विकली हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनके BTST STBT ट्रेड्स जान लेते हैं। श्रीकांत जी, इस वक्त मार्केट में जो तस्वीर नजर आ रही है उसे ध्यान में रखते हुए क्या कोई स्टॉक स्पेसिफिक BTST STBT ट्रेड आपकी तरफ से? नहीं, तो बिल्कुल देखिए, मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इस रेंज के बाहर आना बहुत जरूरी है इस मार्केट का। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता है तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में हमें काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। हमें स्विगी अच्छा लग रहा है, 425 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें लगातार तेजी बने रहेगी और पिछले 2 दिनों से हमने स्विगी में कुछ करेक्शन ही देखा है। तो 425 422 के रेंज में ये काफी अट्रैक्टिव है, इसे खरीदा जा सकता है। 418 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 445 से लेकर 50 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्विगी को करंट लेवल से BTST के बेसिस पे खरीदा जा सकता है। 425 के स्तर पर आज गिरावट है और 450 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। BTST के तौर पर स्विगी में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए। नीलेश जी, आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। जो स्टॉक रडार पर है वो है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक मोमेंटम प्ले होगा। IGL को लॉन्ग करके चल सकते हैं 215 एंड 219, इनफैक्ट लगभग 220 तक की अपसाइड में कहूंगा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल 206 के आसपास रखना होगा। दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दमदार स्टॉक्स एज BTST ट्रेड्स आपके सामने रखे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में 2% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है, 210 के लेवल्स। लेकिन चलिए क्विक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और फेस्टिविटीज की शुरुआत तो हो चुकी है और ये हफ्ता भी बेहद खास है क्योंकि बुधवार को गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी से ठीक पहले हम देख रहे हैं बाजार में भी अच्छी खासी रौनक, मजबूती। भारतीय बाजार के साथ साथ देश के बाजारों में भी अच्छी खासी रौनक नजर आ रही है क्योंकि गणपति का स्वागत करने के लिए भक्तजन जो हैं वो लगातार काफ़ी आतुर नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं पहली झलक है लाल बाग के राजा की और ये दिव्य भव्य स्वरूप आपके सामने हम लेकर आएंगे। आपको पहली झलक से लेकर सारे के सारे अपडेट्स आने वाले 11 दिन, गणेश चतुर्थी से लेकर 11 दिन के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और फेस्टिविटीज़ की भरमार होगी। देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल तो रही है और 27 अगस्त को बाप्पा पधारेंगे और जब बाप्पा पधारेंगे तो विघ्न सारे हर लेंगे। गणेश चतुर्थी पर खास कवरेज ET Now स्वदेश पर भी देखना ना भूलें। शेयर विशेष करें श्री गणेश, ये आपके लिए खास पेशकश 12:27 पर कल हम लेकर आने वाले हैं और विघ्न हरता स्ट्रैटेजी बेहद बेहद खास, ये इंटरेस्टिंग खास कवरेज भी आपके लिए 3:57 पर लेकर आएंगे। गणेश चतुर्थी की शुरुआत से ठीक पहले काफ़ी हद तक सारी की सारी डिटेल्स, गणेश चतुर्थी की कैसी तैयारियां चल रही हैं देश भर में, वो भी आपके सामने रखेंगे। अनेक पंडालों तक भी हम पहुंचेंगे और वहां से भी लाइव कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे और इसी के साथ साथ इक्विटी मार्केट में कैसे शुभ निवेश करना है वो भी बताते रहेंगे आपको। सो गणेश चतुर्थी पर खास कवरेज ET Now स्वदेश के साथ आप बिल्कुल जुड़े रहें। अभिषेक, मुंबई में तो गणेश चतुर्थी से ठीक पहले यहाँ पर बिल्कुल माहौल हम देख रहे हैं, हर जगह गणेश जी की प्रतिमा और पंडाल जो है सज रहे हैं, भक्तजन जो हैं बिल्कुल खुश हैं इस वक्त और इनफैक्ट ये आजकल से ही नहीं, पिछले हफ्ते से ही इस तरह का माहौल जो यहाँ पर देखने मिल रहा है। दिल्ली में कैसी स्थिति है? दिल्ली में मानसी उतना नहीं है, बट ये है कि अगर मैं 15 साल पहले से अगर अब देखूं तो अब धीरे धीरे चीज़ें पिकअप कर रही हैं। वैसे होता ये है कि देखिए
ये मूलतः गणेश चतुर्थी तो पूरे देश में मनाई जाती है। बड़े गणपति की स्थापना करना और विसर्जन करना ये मुंबई और ये महाराष्ट्र का ही कल्चर है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दौरान गणेश जी आते हैं, वहां पर पधारते हैं मुंबई में, इसके चलते वहां पर स्थापना का ये कल्चर है। और बाकी चीज जो हमारी ये फेस्टिवल प्रोग्रामिंग है सामने है ही सबके सामने। कल 12:30 बजे स्पेशल शो करने वाले हैं, शेयर विशेष करें श्री गणेश, विघ्नहर्ता स्ट्रेटजी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवाएंगे। बप्पा के रंग स्वदेश के संग एक और स्पेशल शो हमारा होगा करीब ये 5 बजे, और 5:30 बजे कमोडिटीज का ये शो होने वाला है। और मानसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाइएगा लाल बाग के राजा, बाकी और भी कितने सारे खूबसूरत पंडाल होते हैं, और स्वदेश की टीम के लिए और पूरे देश के लिए आप वहां पर जाके भगवान से आशीर्वाद लीजिएगा। बिल्कुल। अब देखिए ये गणेश जी और लक्ष्मी जी हाँ बताइए मानसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, भव्य आयोजन यहाँ पर होता है, और सिर्फ पंडाल और बड़े पैमाने पर ही नहीं, लोग अपने घर पर भी गणेश जी की स्थापना करते हैं। इन 11 दिनों में 5 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के गणेश घर पर भी लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, और बहुत धार्मिक ये 11 दिन तो और अलग ही माहौल यहाँ देखते ही बनता है। अभिषेक बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही मानसी। और दूसरी चीज हम जो शो कर रहे हैं ना, तो आप ये देखिए, हम तो शेयर बाजार की बात करते हैं, लोगों के पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, और जो लक्ष्मी जी हैं वो धन की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं, लेकिन जो गणेश जी हैं वो विवेक के, बुद्धि के देवता हैं। तो जब तक विवेक ना हो, जब तक आपके पास बुद्धि ना हो, तब तक धन नहीं आएगा, और आ भी गया तो उस धन का करना क्या है, ये विवेक जब तक आपके पास ना हो तब तक उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि धन की, समृद्धि का और विवेक का जो समन्वय है ना, जो सामंजस्य है, वो होना चाहिए। तो ये पूरा देश ये तस्वीरें देखेगा, मैं भी दिल्ली से देखूंगा और उस फेस्टिविटी में शामिल होगा। लेकिन हमारे दर्शक जो हैं उनकी हम इसके साथ साथ धन बनाने की भी प्लानिंग कल के सत्र में करवाएंगे, चाहे इक्विटी मार्केट हो या फिर कमोडिटीज मार्केट हो, ये सारी की सारी चीजें हम लेकर आएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जरा जानते हैं कि और कहां पर आपके लिए बाजार में कमाई के मौके बन रहे हैं। निफ्टी आप देखिए वो 24,970 के आसपास ही है, 25,000 पार होता दिख नहीं रहा है, 100 अंकों के आसपास की तेजी है। और वजह यह है कि अब निफ्टी तो जोर लगा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक पीछे छूटा हुआ है। क्या निफ्टी बैंक चलेगा यहां से? क्या उम्मीद है? एक बार जरा श्रीकांत जी आप बताइए, ये निफ्टी बैंक क्यों नहीं चल रहा है? अगर इकोनॉमी को बेहतर होना है, अगर कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तो बिना बैंकिंग के तो होगा नहीं, जो मेरा ये एक बेसिक सेंस कहता है। आप जरा बताइए कि करना क्या है निफ्टी बैंक में? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, बैंक निफ्टी को चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक क्राइटेरिया होता है मार्केट में, वो ये होता है कि इसमें जो ओवर ओन्ड इन्वेस्टर है उसका अगर सेलिंग अगर चलते रहेगा तो फिर बैंक निफ्टी को चलना मुश्किल है। और इसमें जो ओवर ओन्ड अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो एफआईआईज है, और एफआईआईज की लगातार सेलिंग मार्केट में बनी हुई है। उन्होंने पास्ट में भी काफी सारा माल बेचा हुआ है। अब क्या हो गया है कि मार्केट चल नहीं रहा है तो उसमें से एग्जिट बनना मुश्किल हो रहा है जिन्होंने पोजीशंस बना के रखी थी। और मार्केट में अगर आप दूसरी ओर देखें तो एफएनओ में भी एफआईआईज की बड़ी शॉर्ट पोजीशंस खड़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस एक माहौल क्रिएट हुआ है कि जहाँ पे एफआईआईज की बिकवाली है, इन्वेस्टर बेच रहे हैं, वहां पे बैंक निफ्टी को चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्लस उनके नंबर्स जो इस बार के आए थे, वो नंबर्स में ये दिक्कतें थी कि उनका जो क्रेडिट कॉस्ट था वो काफी बड़ा हुआ है, डिपॉजिट्स सिस्टम में आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो स्प्रेड्स है, नीम्स के जो स्प्रेड है वो कम हो रहे हैं। और इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें से कोई स्टॉक मल्टीबैगर हो जाए, या ये स्टॉक में से कोई 10-12 स्टॉक मल्टीबैगर की तरफ चले, या कोई बड़ी कुछ अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आए। तो जो आना था वो आ चुका है। अभी सीआरआर कट आएंगे, जब सीआरआर कट आएंगे तब उसके बाद इसके नंबर्स और इंप्रूव होंगे। अभी तो जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट पूरा सिस्टम के ऊपर आ रहा है, और इसी वजह से ये स्टॉक्स दबे हुए हैं। मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग बैंक निफ्टी को छोड़ देना चाहिए। उसमें अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे आप गलत जाओगे, क्योंकि मार्केट अच्छा खुलता है तो ये बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ हाई बीटा काफी ऊपर खुलता है, और जैसे मार्केट में साइडवेज एक्टिविटी क्रिएट होती है बैंक निफ्टी वापस से नीचे आ जाता है। बट येस, अगर आपको रेंज की बात करनी है तो मैं यही कहूंगा कि 54,850 ये क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए बना है।
इन लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी में और भी हमें वीकनेस देखने मिलेगी, कम से कम 54,000 तक। और अगर 56,000 के लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है तब जाके कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी और एक मामूली सी बढ़त 56,500 तक देखने मिल सकती है। बट ये इस माहौल में मुझे अभिषेक जी आईटी और बैंक इन दोनों का सपोर्ट चाहिए अगर मार्केट को यहां से 25,000 के ऊपर लेके जाना है या 25,000 के ऊपर चलाना है। तो इन दोनों सेक्टर से जितनी एक्सपेक्टेशंस है उतना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहा है और इसी वजह से मार्केट भी मायूस है। बिल्कुल निफ्टी बैंक देखिए, अगर आप पिछले हफ्ते की सोमवार से तुलना करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। और गिरावट के पीछे की वजह क्या है? अभी आईसीसी बैंक 1450 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा है। 2000 का एक हर्डल एचडीएफसी बैंक के लिए बन गया है। 830 का ये हर्डल एसबीआई के लिए बन गया है। 105 से 110 के रेंज में जाके पीएनबी का दम फूल जाता है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं, देखते हैं कब चलता है, चलेगा तो। बट वही है कि हाँ थोड़ी अनिश्चितता है, तो जहां पर सेफ्टी आपके लिए आप वहां पर फोकस करके चलिए। नीलेश जी, आज एक और ट्रेंड है बाजार में, हम देख रहे हैं कि जो मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो शेयर्स हैं वहां पर बेयर्स का शिकंजा अभी भी कसा हुआ है। एंजल वन, सीडीएसएल, कैम्स, बीएसई, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। क्या कहीं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस लेवल से भी खोजनी चाहिए या फिर शॉर्ट के बारे में ना सोचें, थोड़ा रिस्क है? आपकी राय क्या होगी? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म या फिर जो ब्रोकिंग कंपनीज है वहां पर आज दबाव जरूर देखने को मिल रहा है और हो सकता है ये जो मोमेंटम लोअर साइड में हम देख रहे हैं जहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है वो और थोड़ी कंटिन्यू हो। यहाँ पर बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में वीकनेस देखने को मिल रही है। काउंटर यहाँ से 2260 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। फिलहाल 2290 2295 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर और गहरा सकती है। एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है। जब तक यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 2350 के लेवल रिक्लेम नहीं होते तब तक शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। 2260 और 2200 तक के लेवल निचले स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। नॉट ओनली बीएसई, इनफैक्ट आप सीडीएसएल पर भी नजर डालें तो थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है जो कंटिन्यू हो सकती है। 1500 तक के लेवल निचले स्तरों पर टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी 1565 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक वीक स्ट्रक्चर और सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। इस वक्त हमें मिलता हुआ करंट लेवल्स पर बीएसई लिमिटेड सेल स्ट्रैटेजी डाउन साइड फर्दर जो है एंटिसिपेटेड है। यहाँ पर 2260 2200 तक के लेवल्स नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं, तो इस पर खास तौर से फोकस करना चाहिए। लेकिन बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और आज का सत्र एक बार अब समझ लेते हैं, देख लेते हैं। 24,975 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गेंस हैं जहां पर कामकाज देखने को मिला है। श्रीकांत जी, नीलेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। बाजार की क्लोजिंग की तरफ एक बार बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ भी नजर डालते हैं। 100 अंकों की तेजी, मजबूती का रुझान जरूर है निफ्टी में और अच्छे लेवल्स पर। दिन की शुरुआत भी ठीक की निफ्टी ने, ड्यूरिंग द सेशन एक डेंट भी रहा लेकिन उसके बाद संभलने की कोशिश और इस कोशिश में कामयाबी ही कही जाएगी। 25,000 के नजदीक एटलीस्ट हम क्लोज तो हो रहे हैं। निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, हिंडाल्को, लार्जर प्लेयर्स जो हैं जहां पर अच्छा गेनिंग मोमेंटम है उसमें सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है। और सिर्फ बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां ही नहीं, छोटी मझौली आईटी कंपनियां भी हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 55,155 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त आप देखेंगे। सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की तेजी है। ड्यूरिंग द सेशन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा गेंस थोड़े फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए, लेकिन फिर भी बाजार की तस्वीर देखिए, हरे निशान के साथ ठीक ठाक एक्शन देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज जो है बटे हुए नजर आ रहे हैं। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ का अगर कोई स्पाइक अप्स हैं तो वो कंसर्न का काम करेंगे। और क्लियरली फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स अपने कंफर्ट लेवल्स 12 के इर्द गिर्द ही है इस वक्त और कोई स्पाइक नहीं नज़र आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें, पेपर स्टॉक्स में आज काफ़ी बढ़िया मजबूती देखने को मिली। जेके पेपर के स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त एक्शन के बीच कामकाज देखने को मिला और सिर्फ जेके पेपर ही नहीं, तमाम पेपर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन। और इस वक्त क्लोज जब हो रहा है तब भी 17% की तेज़ी के साथ जेके पेपर के स्टॉक में 406 407 के लेवल्स इस वक्त आप पाएंगे।
इसके अलावा डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा अच्छा एक्शन दिखा रहा था। आज के सत्र में मैसगांव डॉक ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट वहां पर नजर आया, लेकिन मजबूती के पीछे हमने देखा शिप बिल्डिंग स्पेस में ऑन द बैक ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो मैसगांव डॉक में इस वक्त 2% की तेजी के साथ तो क्लोजिंग हो रही है। पेटीएम के चार्ट्स ने दिन भर काफी अच्छा एक्शन देखा, ऑलमोस्ट 1% की गेंस के साथ वहां पर भी ट्रेड्स क्लोज होते हुए नायका एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहा। 1.5% की तेजी के साथ इस वक्त क्लोज होता हुआ नायका का स्टॉक भी। मार्केट की हीट मैप को अगर आप देखेंगे मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी शाइन पाएंगे। हिंडाल्को, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन तमाम स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन था। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक ने डिफेंसिव की भूमिका निभाते हुए अच्छी मजबूती के साथ दिन भर कामकाज किया, लेकिन आउट परफॉर्मर जो है आईटी सेक्टर, आईटी के ठीक साथ साथ मेटल्स के बाद रियल एस्टेट और डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस की भी चुनिंदा काउंटर्स रहे जहां से अच्छा एक्शन। मार्केट की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 24,980 के लेवल्स पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है, 100 अंकों की तेजी, नॉट बैड। इसके अलावा 55,163 के स्तर पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, 360 अंकों की तेजी पर 81,667 के लेवल्स पर सेंसेक्स में क्लोजिंग हम देख रहे हैं। और इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति 43 अंकों की तेजी मिड कैप पे भी देखने को मिली। सो ऑल इन ऑल हफ्ते की अच्छी शुरुआत, और उम्मीद यही करके चलते हैं कि कल का एक और सेशन है, उसके बाद एक दिन की छुट्टी और 2 सेशंस फिर मार्केट के इस हफ्ते बचेंगे। तो इन सेशंस में जो तेजी का रुख बाजार ने आज पकड़ा है वहां से और ज्यादा तेजी की तरफ हम बढ़ते दिखें। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यही समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चंद मिनटों में प्रशांत जुड़ेंगे और वो कल की तैयारी आपकी करवाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।